हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हम ईवीएस पेडागोजी के कुल 15 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और ये 15 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड है और प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, है ना। तो अगर आप सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके पेडागोजी में 15 आउट ऑफ 15 आए, तो आप इस सीरीज में बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि आपका क्वेश्चन एक भी रॉन्ग नहीं हो, उसको आप समझिएगा। ठीक है, तो देखिए हम अब स्टार्ट करेंगे अपने ईवीएस के पेडागोजी के 15 क्वेश्चन पर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर कि हमारा ईवीएस पेडागोजी का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, टेक्स्टबुक ऑफ EVS should reflect the recommendation of NCF 2005 of the linking student life at the school to their life outside this imply। यानी देखिए NCF 2005 क्या बोलता है कि जो EVS की टेक्स्ट बुक है, यानी पाठ्य पुस्तक जो EVS में दी गई है प्राइमरी लेवल पर, उस EVS की टेक्स्ट बुक को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बच्चों की लाइफ को कनेक्ट करना है, आपको बच्चों को लिंक करना है, बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है कि बच्चे अपनी लाइफ को, बच्चे और अपने स्कूल की लाइफ को बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर सके, जोड़ सके, है ना। क्या दिया है? लिंकिंग स्टूडेंट लाइफ, यानी बच्चे अपनी लाइफ को, जो स्कूल में उनकी लाइफ चल रही है, उसको किससे कनेक्ट कर सके? आउटसाइड द वर्ल्ड, यानी रियल लाइफ वर्ल्ड से कनेक्ट करने की बात कौन करता है? NCF 2005। इस तरह से टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक को डिजाइन किया गया है EVS की, है ना। तो इसका मतलब है क्या है, क्यों टेक्स्ट बुक को किस तरह से डिजाइन किया गया है, क्यों टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे की लाइफ के लिए, है ना, और लाइफ में प्राइमरी लेवल में पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि स्टूडेंट आर कंपेल्ड टू मेमोराइज फ्यू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ EVS। यानी हम टेक्स्ट बुक को इसलिए डिजाइन करते हैं बच्चों के लिए ताकि वो क्या करें? मेमोराइज कर सके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। देखिए मेमोराइजेशन क्या है? नेगेटिव वर्ड है, तो अगर जहाँ पे आपका रिकॉल आ गया जाए, मेमोराइजेशन आ जाए, तो वो आपका आंसर ना के बराबर होता है, तो यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, आप मेमोराइज करने के लिए, डिफिनेशन को रटने के लिए, रिकॉल करने के लिए टेक्स्ट बुक की डिज़ाइन हम नहीं करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, बिल्कुल गलत है। NCF ने बोला है कि टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ, है ना, वन ऑफ द रिसोर्स की बात करता है NCF, है ना, ओनली नहीं है। ये ओनली वर्ड भी नेगेटिव है। टेक्स्ट बुक क्या है? एक साधन है, ओनली साधन नहीं है, एकमात्र साधन नहीं है, है ना। इस चीज पर आप ध्यान रखिएगा। टेक्स्ट बुक सपोर्ट स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल द गिवन एक्टिविटी, बिल्कुल सही है। देखिए आप NCERT की जब आप EVS की टेक्स्ट बुक उठाओगे तो जो कुछ भी टॉपिक अगर पढ़ाई रहती है तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक्टिविटी दिखेगी, है ना। वहाँ पे एक्टिविटी डिज़ाइन की रहेगी और उस एक्टिविटी को बच्चे को करने के लिए बोला जाता है कि इस एक्टिविटी को आप कीजिए। तो टेक्स्ट बुक क्या करता है? सपोर्ट करता है स्टूडेंट को उनकी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? थ्रू एक्टिविटी के थ्रू, एक्टिविटी को परफॉर्म करके। तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन को भी पढ़ेंगे। टीचर नीड टू यूज टेक्स्ट बुक एज वन ऑफ द टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। ये सही है कि वन ऑफ द टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज है, लेकिन बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन है? आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर यहाँ पे देना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है वो हम देखेंगे। Which of the following best reflects child center strategy in teaching EVS at primary level? यानी चाइल्ड सेंटर स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? बाल केंद्रित, है ना, बाल केंद्रित ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि बच्चे के लिए हो, जहां पर बच्चे एक्टिव हो, है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो 4-5 स्ट्रैटेजी यहाँ पर दी गई है ना, जैसे डिस्कशन दिया है, डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है, लेक्चर दिया है और सर्वे दिया है, तो इसमें से कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि चाइल्ड सेंटर अप्रोच को, है ना, चाइल्ड सेंटर यानी बाल केंद्रित शिक्षा को क्या करता है?
प्रमोट करता है और बच्चों के लिए होता है, जहाँ पे बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्कशन, है ना। बच्चे जब एक दूसरे से डिस्कस करते हैं क्लासरूम में, कोई भी टॉपिक टीचर ने दिया और उस पर बोला कि आप डिस्कस कीजिए और आप बताइए कि इससे आपको क्या समझ में आया, तो डिस्कशन में क्या होगा, बच्चे एक्टिव रहेंगे, है ना। बच्चे एक्टिव रहेंगे और ये चाइल्ड सेंटर अप्रोच है, चाइल्ड सेंटर स्ट्रैटेजी है, ठीक है। दूसरा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन यानी करके प्रदर्शित करना। डिमॉन्स्ट्रेशन है प्रदर्शन करना। प्रदर्शन कौन करता है, टीचर करती है। तो टीचर जब प्रदर्शन करेगी, मान लीजिए कि क्लासरूम है आपका ये क्लासरूम है, ठीक है ना। क्लासरूम में अगर यहाँ पर टीचर किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है, बता रही है यहाँ पे खड़े होके, तो टीचर यहाँ पर है और बच्चे यहाँ पर है, तो यहाँ पे आप बताओ कि एक्टिव कौन रहेगा। अगर टीचर बता रही है तो टीचर एक्टिव और बच्चे पैसिव मोड में उस चीज को क्या करेंगे, देखते हैं, है ना। तो ये क्या है, टीचर सेंटर अप्रोच है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है लेक्चर। लेक्चर क्या होता है, हायर क्लासेस में इसका यूज किया जाता है। लेक्चर मेथड आपने पढ़ा होगा। तो लेक्चर में क्या होता है, टीचर एक्टिव रहता है और बच्चे पैसिव रहते हैं, यानी सक्रिय भूमिका में कौन रहता है, टीचर, है ना, और बच्चे पैसिव मोड में चुपचाप सुनते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। हमें क्या देखना है, जो चाइल्ड सेंटर स्ट्रैटेजी है उसको देखना है, जहां पे बच्चे एक्टिव हो। और सर्वे में क्या होगा, सर्वे कौन करता है, बच्चे खुद करेंगे। कोई एक टॉपिक दे दिया गया और उस पर बच्चों को सर्वे करने के लिए बोला, तो बच्चे यहाँ पे एक्टिव होंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। ए एंड डी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में ए एंड डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है वो हम देखेंगे। सीमा एंड ईवीएस टीचर ऑर्गेनाइज ए फील्ड ट्रिप टू जू फॉर हर स्टूडेंट। यानी सीमा नाम की एक ईवीएस की टीचर है, उन्होंने एक फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज किया, यानी बच्चों को फील्ड ट्रिप किस लिए होता है, बच्चों को किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को पढ़ाना होता है, उससे रिलेटेड फील्ड ट्रिप हम चूज करते हैं और बच्चों को वहां पर ले जाते हैं, ताकि बच्चे रियल लाइफ वर्ल्ड से कुछ सीख सके, एब्जॉर्व कर सके, है ना। तो फील्ड ट्रिप पर ले जा रही है, और कहाँ ले जा रही है, जू में ले जा रही है, चिड़ियाघर ले जा रही है अपने बच्चों को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रिप टू द जू। यानी आप बच्चों को जू, आप अपने घर में भी ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे बच्चे कहाँ जाते हैं, जू जाते हैं। तो जू जाके क्या करते हैं बच्चे, रियल में जिस एनिमल का उन्होंने पिक्चर देखा रहता है उसको बहुत पास से जाके ऑब्जर्व करते कि हाँ भाई लायन ऐसा दिखता है। अब जैसे डॉग कैट को तो आप देख सकते हो इजीली, लेकिन लायन हो गया, टाइगर हो गया, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिसको आप अपने आस पड़ोस में नहीं देख पाते हो। वो कहाँ देख पाते हो, या तो जू में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाओगे या नेशनल पार्क में जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो अगर जू क्या होता है, बहुत ही इजी वे में आप बच्चों को वहाँ पे ले जा सकते हो। तो बच्चों को आप ले जा रहे हो वहाँ पे, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव, यानी आपका उद्देश्य क्या है बच्चों को वहां पर ले जाने का। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या बोलता है, रिकॉल नेम ऑफ द एनिमल इन द जू। देखिए अगर आपको रिकॉल करना है तो वो बुक के थ्रू भी बच्चे कर सकते हैं। और रिकॉल मैंने क्या बोला, रिकॉल, मेमोराइज करना, ये सब क्या है, ये सब नेगेटिव वर्ड है। बच्चों को अगर एनिमल के नाम याद करना, आप बुक से भी कहीं से भी आप करा सकते हो, आप स्लाइड दिखा के कर सकते हो, ठीक है। तो ये गलत हो गया। टू रिलेट द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द एनिमल, ये अच्छा है। अब हर एनिमल की अलग अलग एक्टिविटी होती है, अलग अलग तरीके से ब्रीथ करते हैं। कोई वाटर एनिमल है, कोई एक्वेटिक एनिमल है, कोई लैंड पर रहता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। तो ये सही है। टू प्रमोट द प्रोसेस स्किल, प्रोसेस स्किल को प्रमोट कर सकते हो। प्रोसेस स्किल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एब्जॉर्व करना, क्लासीफाई करना, है ना, कैटेगराइज करना, ये सब क्या है, प्रोसेस स्किल है। अलग अलग उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग एनिमल को क्या करना, क्लासीफाई करना। 4 पैर वाले एनिमल कैसे होते हैं, जो रेंग के चलते हैं वो कौन से होते हैं ना, रेप्टाइल्स कौन से होते हैं, घर में रहने वाले एनिमल कौन है, जंगलों में रहने। तो इस तरह से बच्चे कैटेगराइज करते हैं, कलर के आधार पर, उनके बॉडी हेयर के आधार पर बच्चे कैटेगराइज। तो ये सब प्रोसेस स्किल में होता है। तो बिल्कुल सही है, बच्चे वहाँ पे अलग अलग तरह के एनिमल देखेंगे तो उनकी प्रोसेस स्किल डेवलप होगी, वो कैटेगराइज कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, है ना। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग एट द जू, और बच्चों का आकलन करेंगे जो भी उन्होंने जू में देखा उस चीज को फिर क्लास में वो टीचर पूछता है कि आपने क्या देखा। तो इसीलिए वहां पे एक नोटपैड लेके जाते हैं, वहां पे नोटबुक लेके जाते हैं और बच्चे ने क्या लिखा, क्या देखा उसको लिखते हैं, और उस चीज को टीचर क्या करते हैं, पूछते हैं कि आपने क्या वहां पे ऑब्जर्व किया, उस चीज को पूछते हैं। तो असेसमेंट के लिए भी होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव। तो ये तीनों होगा, बी, सी एंड डी, तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट
हो जाएगा। तो बी, सी एंड डी किस ऑप्शन में है? आप देखिए बी, सी एंड डी ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, an EVS teacher taught about animal to her student and asked them to do the following task. EVS टीचर क्या करती है? बच्चों को एनिमल के बारे में पढ़ाती है और पूछती है कि और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछती है, कुछ टास्क करने को बोलती है। ठीक है, अब क्या वो करने के लिए बोल रही है? राइट द नेम ऑफ द वेरियस एनिमल अराउंड देम, एब्जॉर्ब एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट एनिमल, क्लासिफाई एनिमल इनटू कैटेगराइज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, डिफाइन द टर्म एनिमल। ये 4 चीज बताती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी लेवल एज फॉर द नेचर ऑफ द ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा ऐसा है जो कि सही नहीं माना जाएगा बच्चों के प्राइमरी लेवल ईवीएस के लिए, यानी बच्चों के लिए यूजफुल कौन सा नहीं होगा। देखिए, राइट द नेम ऑफ वेरियस एनिमल अराउंड देम, यानी बच्चे क्या करेंगे? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी एक प्रोसेस स्किल डेवलप हो रही है। बच्चे एब्जॉर्ब करेंगे अपने आसपास के एनिमल को और उसका नाम लिखेंगे। यहाँ ये बिल्कुल सही है ईवीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, जो कि प्राइमरी लेवल में बताया गया है कि बच्चों को ईवीएस किस तरह से पढ़ाना है। ठीक है, एब्जॉर्ब एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट एनिमल, बिल्कुल सही है। अलग अलग एनिमल की डिफरेंट एक्टिविटी होती है ना, अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करना ये भी एक प्रोसेस स्किल में आता है। क्लासिफाई करना भी एक प्रोसेस स्किल है, जहाँ पे बच्चों क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे। अब कैटेगराइज इसलिए करेंगे कि जैसे कुछ एनिमल होते हैं जो दूध देते हैं, है ना, कुछ एनिमलों से अंडे मिलते हैं, तो इस तरह से कैटेगराइज करेंगे, अलग अलग कैटेगरी वाले एनिमल को अलग अलग रखेंगे। तो ये तीनों करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिफाइन द टर्म एनिमल, यानी डिफिनेशन से क्या बोलता है हमें? एनसीएफ क्या बोलता है कि आपको डिफिनेशन रटवाना नहीं है बच्चों को कि व्हाट इज एनिमल, ये नहीं करना। और इसमें पूछा है कि कौन सा एप्रोप्रिएट नहीं होगा, तो एप्रोप्रिएट कौन सा नहीं होगा? ओनली डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन मीन्स होलिस्टिक वे ऑफ इवेल्युएटिंग ए स्टूडेंट, द वे इन विच an EVS teacher can assess her student for the comprehensive evaluation in EVS are। देखिए, comprehensive, continuous and comprehensive, CCE का नाम आपने सुना होगा। CCE, continuous and comprehensive evaluation, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का नाम आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट पर हम ध्यान देते हैं बच्चे का। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट पर हम ध्यान देते हैं। द वे इन विच ईवीएस टीचर कैन असेस हर स्टूडेंट फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इन ईवीएस आर, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि किस तरीके से हम बच्चे का होलिस्टिक इवेल्युएशन कर सकते हैं, यानी सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण इवेल्युएशन के लिए, सर्वांगीण मूल्यांकन के लिए कौन कौन सी चीजों को हम करेंगे जिससे बच्चे का सर्वांगीण इवेल्युएशन हो सके, होलिस्टिक इवेल्युएशन कर पाएंगे। टीचर ऑब्जर्वेशन के थ्रू होगा, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशन के थ्रू होगा, रेटिंग स्केल ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ एक्टिविटी के थ्रू होगा, या पोर्टफोलियो के थ्रू होगा। देखिए, होलिस्टिक इवेल्युएशन जब आपको करना है ना, कॉम्प्रिहेंसिव, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन आपको करना है किसी भी बच्चे का, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो ईवीएस हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो आपको ये चारों चीजें करनी पड़ेगी। आप किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, यानी यहाँ पर सीटेट ने चारों को सही माना है, यानी जिस बच्चे ने किसी को भी दिया हुआ तो सबको एक एक मार्क्स मिले होंगे, चाहे वो इसको टिक कर दे, ऑप्शन नंबर 2 को, 3 को, 4 को। यहाँ पे चारों ऑप्शन करेक्ट है, यानी एक तरह से माना जाए ये क्वेश्चन रॉन्ग है। अगर क्वेश्चन सही है तो ये चारों ऑप्शन होगा। अगर यहाँ पे कोई 5वां ऑप्शन होता ना, तो ऑल, तो यहाँ पे ऑल करेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है, इसको जेड नाम से वहां पे आंसर दिया है, यानी ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का सारा करेक्ट होगा, यानी होलिस्टिक इवेल्युएशन में आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिपिक्ट द थीम ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में 6 थीम्स हमने पढ़ी है, कौन कौन से आप एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कौन कौन सी थीम्स हमने पढ़ी है। हमने फैमिली एंड फ्रेंड्स पढ़े हैं, है ना, हमने फूड पढ़ा है, हमने वाटर पढ़ा है, हमने ट्रैवल पढ़ा है, हमने शेल्टर पढ़ा है, हमने थिंग्स वी कैन मेक एंड डू पढ़ा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा सेट जो है वो करेक्ट थीम को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, यानी कौन कौन से करेक्ट थीम है।
पहले ऑप्शन से करते हैं। वेदर थीम हमें नहीं पढ़नी है, वाटर एंड ट्रेवल पढ़ना है, ठीक है। तो आपको तीनों सेट जो होगा वो करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत हो गया। फूड पढ़ना है, मटेरियल थीम हमें नहीं पढ़नी है, सेटलर पढ़ना है, ठीक है। फैमिली एंड फ्रेंड पढ़ना है, ट्रैवल पढ़ना है, नेचुरल रिसोर्स नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। सेल्टर पढ़ना है, ट्रैवल पढ़ना है, थिंग्स वी कैन मेक एंड डू, यानी ये तीनों सेट जो है वो तीनों करेक्ट है। और इसमें यहाँ वेदर गलत हो गया, मटेरियल गलत हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ये 6 थीम में से 3 थीम को यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है हमको, असर्शन एंड रीजन से है, ठीक है। देखते हैं क्या है। द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स इज द मेजर थीम इन ईवीएस एंड प्लांट एंड एनिमल आर प्रेजेंटेड एज द सब थीम ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। बिल्कुल सही है। देखिए सबसे पहली थीम जो हमें पढ़नी है वो क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, और उसमें उस थीम में 4 सब थीम्स को पढ़ना है ना। यानी मेजर थीम में आता है फैमिली एंड फ्रेंड, और माइनर थीम अगर बोला जाए तो उसमें 4 थीम आता है, जिसमें आएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर क्या आता है, प्लांट एंड एनिमल आता है, और वर्क एंड प्ले आता है, एंड रिलेशनशिप आता है। ये 4 सब थीम है। किसकी सब थीम है, फैमिली एंड फ्रेंड्स की थीम है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं। द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड द अदर फॉर्म ऑफ लाइफ इज हाईलाइटेड थ्रू थीम। बिल्कुल सही है। किस तरह से एक दूसरे से ह्यूमन बीइंग कनेक्टेड है, ह्यूमन यानी हम लोग किस पर डिपेंडेंट है, फूड एंड वाटर पे डिपेंडेंट है। फूड एंड वाटर अगर आपका सेटिस्फाई होता है तो फिर हम घूमने की सोचते हैं, हमारा शेल्टर होता है। जैसे मैस्लो की हायरार्की है कि एक नीड फुलफिल होने के बाद हम दूसरे नीड पर जाते हैं, उसी तरह सब कुछ है ना, हमसे कनेक्टेड है। हम उस तरह से सब कुछ का यूज करते हैं, सब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर दोनों आपका सही है, ठीक है। और थीम्स को देने के पीछे क्या है कि सब क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, और सब हमारे लाइफ को क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं थीम्स के थ्रू हम, ठीक है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Nina, an EVS teacher of class 5, give a group assessment to her student that they have to visit nearby agriculture farm and find out information about the implements used by the farmer during agriculture and the type of crop they grow. They also have to collect photographs and prepare a report. यानी कहने का मतलब है कि नीना है जो क्या है, EVS टीचर है क्लास 5 की, वो बच्चों को ग्रुप असेसमेंट देती है। ग्रुप असेसमेंट का मतलब कि ग्रुप में आकलन करना चाहती है अपने बच्चों को, और एक टास्क देती है कि आप नियर बाई फार्म में जाइए, आप जहाँ पे खेती होती है वहाँ जाइए, वहाँ पे फार्मर से मिलिए, उनके जो टूल्स होते हैं, है ना, जो औजार होते हैं, किन किन टूल्स का यूज़ करके, ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं फार्मर, है ना, खेती करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के औजार का यूज़ करके वो खेती करते हैं, उसको आप देखिए, एब्जॉर्ब कीजिए, नोट कीजिए, हैं, और कौन कौन से क्रॉप किस किस सीजन में ग्रो करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आप समझिए। दे ऑल्सो हैव टू कलेक्ट फोटोग्राफ एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट, और फोटोग्राफ आप ले आइए एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए। कौन बोल रही है, EVS टीचर। और ये क्या है, ग्रुप असेसमेंट है, यानी ग्रुप में करना है, एक बच्चा अकेले नहीं करेगा, 4-5 बच्चे का एक एक ग्रुप बना रहेगा, वो बच्चे इस तरह से जाके अपना अपना एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। What process, skill and learning indicator are involved here? अब बच्चे ये सब जो सारी प्रक्रिया करेंगे, तो उस प्रक्रिया में बच्चे क्या क्या करेंगे, कौन कौन सी प्रोसेस स्किल का यूज करेंगे। तो बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे। बिल्कुल सही, जाके फार्मर से क्वेश्चन करेंगे कि हाँ आपका लैंड है, कितने एरिया में है, आप किस सीजन में कौन सा क्रॉप को आप क्या करते हो, ग्रो करते हो, है ना। आप फिर कौन कौन से टूल का यूज़ करेंगे, फिर यानी प्रश्न करेंगे बच्चे, फिर एक्सप्रेशन करेंगे, एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्त करेंगे बच्चे, फिर इन्फरिंग यानी परिणाम को लिखेंगे। तो ये तीनों होगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चनिंग, एक्सपेरिमेंट, बच्चे एक्सपेरिमेंट क्यों करेंगे, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना करना है, ठीक है। हाइपोथेसिस थोड़ी ना, हाइपोथेसिस क्या होता है, परिकल्पना थोड़ी ना कि क्या होगा। यहाँ पे क्या होता है, परिकल्पना कब होता है, जब आपके पास एक सिचुएशन दे दिया जाता है और सिचुएशन में आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करनी होती है, तो वहाँ पर परिकल्पना किया जाता है। प्रिडिक्शन क्यों करेंगे बच्चे, प्रिडिक्शन क्या होता है, आपको पता नहीं हो कि अब क्या होगा, है ना। एक्सपेरिमेंट भी नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी बच्चे पहले पूछेंगे, फिर अभिव्यक्त करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, देन इन्फरिंग करेंगे, परिणाम को लिखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी प्रमोट इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम फूड, यानी आपका कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि आप इंक्वायरी यानी पूछताछ, है ना, प्रमोट इंक्वायरी वाइल टीचिंग थीम फूड, जब आप फूड थीम को पढ़ा रहे हो तो कौन सी स्ट्रेटजी इन चारों ऑप्शन में से यूजफुल होगी पूछताछ के माध्यम को बढ़ाने के लिए। यानी बच्चों में इंक्वायरी वाली एबिलिटी को अगर आपको बढ़ाना है, आप कौन सी थीम पढ़ा रहे हो, फूड थीम पढ़ा रहे हो, तो कौन सा ऐसा, ये चारों में से कौन सा बच्चे टास्क करेंगे जिससे उनकी इंक्वायरी की जो एबिलिटी है यानी पूछताछ की जो स्ट्रैटेजी है वो बढ़ेगी, यानी पूछताछ का कौशल बच्चों का बढ़ेगा, बच्चे पूछताछ करने में एक्टिव होंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन बोला जा रहा है आस्किंग स्टूडेंट टू कलेक्ट पिक्चर ऑफ द वेरियस फूड आइटम, यानी बच्चों से कहोगे कि वेरियस फूड आइटम के पिक्चर को कलेक्ट करके लाओ, तो इससे पूछताछ बच्चे यहाँ पे क्या रहेंगे, पैसिव में रहेंगे, जाएंगे कलेक्ट करके लाके टीचर को सबमिट कर देंगे, तो ये नहीं होगा। बच्चे की इंक्वायरी जब करना है तो बच्चे वहाँ पे बहुत एक्टिव होंगे और सक्रिय रूप से उस काम को करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरैक्ट करके, वो ऑप्शन आपको देखना है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग फायरलेस कुकिंग ऑफ सैंडविच एंड सिकंजी यानी लेमन वाटर, यानी डिमॉन्स्ट्रेशन बच्चे करके दिखाएंगे कि फायरलेस कुकिंग यानी कुकिंग विदाउट फायर, जैसे आप सैंडविच बनाते हो तो उसमें आपको कि कुकिंग करने समय आपको आग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना पकाए ये सैंडविच बन सकता है। ब्रेड लेना है आपको, बहुत सारे ये फायर का यूज़ नहीं करते हो आप, जैसे सैंडविच क्या आता है कुकिंग विदाउट फायर में आता है, आप विदाउट फायर का यूज़ करके आप सैंडविच, जैसे आप उसमें सैलेड डाल दोगे, है ना, और आप बहुत सारे सॉस आते हैं उसको डाल के आप सैंडविच बना सकते हो। सिकंजी क्या होता है, लेमन वाटर यानी नींबू का पानी जो हम घर में बनाते हैं, इसमें भी आपको आग जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इससे क्या होगा, इससे इंक्वायरी कहाँ बढ़ रही है, इंक्वायरी यानी पूछताछ कहाँ बढ़ रही है बच्चों की। आस्क स्टूडेंट टू फाइंड आउट द फूड प्रेफरेंस ऑफ देयर फैमिली मेंबर, बिल्कुल सही है। देखिए बच्चे को बोला जाएगा कि जाइए और अपने फैमिली मेंबर से पूछिए कि किस मेंबर को कौन सा फूड अच्छा लगता है, तो सारे मेंबर को आप देखोगे कि मेरी मम्मा को ये खाना पसंद है, मेरे पापा को ये खाना पसंद है ना, मेरा भाई इसको ये पसंद है, तो वहाँ पे आप जाके पूछोगे, तो वहाँ पे एक्टिव रहोगे, यहाँ पे आपकी इंक्वायरी जो होगी वो प्रमोट होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। शो द पिक्चर ऑफ वेरियस प्रिजर्व फूड आइटम यूज्ड इन अ डिफरेंट रीजन ऑफ, अब यहाँ पे पिक्चर को शो करना है, यहाँ पर भी आस्किंग वाला यानी प्रमोट इंक्वायरी स्किल यहाँ पे डेवलप नहीं होगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोलता है। एन ईवीएस टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू थिंक एंड आंसर, यानी ईवीएस टीचर अपने बच्चों से कहती है कि आप सोचिए और उसके बाद उत्तर दीजिए, थिंक एंड आंसर। व्हाई डू वी फील कंफर्टेबल इन वुलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर, यानी हम कंफर्टेबल क्यों फील करते हैं, हम अच्छा क्यों फील करते हैं, जब विंटर में हम वुलन यानी गर्म कपड़े पहनते हैं तो हमें अच्छा क्यों महसूस होता है, हम अच्छा क्यों फील करते हैं। ये क्वेश्चन क्या करती है, बच्चों को टीचर बोलती है कि आप पहले सोचिए और उसका आंसर दीजिए कि जब हम ठंड आती है, ठंड आने के साथ हम गर्म कपड़े पहनने लगते हैं, तो क्यों पहनते हैं, उससे हमें क्या फील होता है, हम क्यों कंफर्टेबल फील करते हैं, हमें क्यों अच्छा लगता है। दिस क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन क्या है, जब ये टीचर क्वेश्चन पूछती है बच्चों से तो इस क्वेश्चन के पूछने के पीछे टीचर का मकसद क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट, टीचर के पूछने का। तो इससे बच्चों की कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी बच्चे कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, एक सिंगल आंसर होता है ना, ओनली वन आंसर, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है, यानी क्लोज एंडेड आंसर भी हम कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे तो ऐसे थोड़ी ना कि वुलन कपड़ों से हम गर्म रहते हैं, ये नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे तरीके से बच्चे सोचेंगे, थिंक करेंगे और आंसर देंगे, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग तो होगी नहीं। हाइपोथेसिस क्या होता है, जब आपको एक सिचुएशन दिया जाता है और उसमें अलग अलग तरीके से सोचते हैं, यहाँ पे क्या एनालिटिकल थिंकिंग यहाँ पे बच्चों की डेवलप होगी। बच्चे क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि हाँ हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो हमें अच्छा लगता है, बाहर की हवा अंदर नहीं घुसती है ना, ये सब चीज़ें बच्चे वहाँ पे कहे बताएंगे, क्योंकि वो फील करेंगे ना, पहले फील करेंगे तब उस चीज़ का आंसर देंगे, या फील करते होंगे तब वो उसका आंसर देंगे कि जब हम गर्म कपड़े पहनेंगे तो हमें ठंड नहीं लगेगी, बाहर की जो हवा है वो अंदर नहीं जाएगी, है ना, हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो अंदर मेंटेन रहेगा, इस तरह से बच्चे आंसर देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन क्या होता है, वो सिंपल एक ही आंसर होता है, और एक मतलब फैक्चुअल आंसर की उसका कुछ और आंसर आप नहीं देखते हो, फिक्स आंसर होता है, ठीक है, तो वो हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है हमसे।
Alex, an EVS teacher of class 3, while introducing the theme work we do, help his student to cut colorful strip of paper and weave the strip into to a make a mat। यानी एलेक्स जो है वो ईवीएस की टीचर हैं क्लास थर्ड के। वो बच्चों को क्या कर रहे हैं, एक थीम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वर्क वी डू, यानी थिंग्स वी कैन मेक एंड डू, हमने पढ़ा है ना, बस वही है। उस थीम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और बच्चों से कह रहे हैं कि आपको कलरफुल पेपर को कट करना है ना, स्ट्रिप के फॉर्म में। अब स्ट्रिप के फॉर्म में कैसे कट करेंगे, एक मान लो कि ये हमारे पास रेड है और यहाँ पे हमारे पास ग्रीन पेपर है। अब इसको पतले पतले स्ट्रिप में काटेंगे, पतले पतले कट करेंगे, इसको भी कट करेंगे, है ना, इसको पतला पतला कट करेंगे और अलग अलग स्ट्रिप तैयार करेंगे, अलग अलग कलर की। इस तरह से स्ट्रिप तैयार हो गई। स्ट्रिप आपने पतली पतली कलरफुल रिबन देखिएगा ना, सेम इसी तरह होता है, पेपर कट करके करना है, ठीक है। उसके बाद करना, इससे आपको क्या करना है, वीव द स्ट्रिप टू मेक अ मैट। अब इस स्ट्रिप को वीव करना है, अलग अलग पैटर्न में कलर को क्या करना है, अरेंज करना है। रेड डाला, ग्रीन डाला, रेड डाला, ग्रीन डाला और इसको जोड़ के वीव करके यानी बुन कर क्या करना है, चटाई बनाना है। इस तरह करके चटाई बनती है अलग अलग पेपर का स्ट्रिप का यूज करके। द एज आर ग्लूड टुगेदर टू मेक अ ब्यूटीफुल मैट। और जो एज है, जैसे एज क्या होता है, कोना किनारे को आपको ग्लू लगाना है, गोंद लगाना है, गम लगाना है और लगा के जोड़कर आपको एक ब्यूटीफुल मैट यानी बहुत ही सुंदर चटाई का निर्माण करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी शुड एलेक्स हेल्प हिज स्टूडेंट फोकस। यानी ये एक्टिविटी करा के एलेक्स क्या कराना चाहते हैं अपने क्लास में, लर्निंग अबाउट द कलर पैटर्न एंड डेवलपिंग एन एस्थेटिक्स एंड, यानी सौंदर्य बोध को डेवलप करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। लर्न करेंगे बच्चे डिफरेंट कलर को, किस तरह से पैटर्न को अरेंज करते हैं और एस्थेटिक्स एंड सौंदर्य बोध को बढ़ाएंगे, है ना। रिलेटिंग द एक्टिविटी टू वीविंग डन बाय द वीवर, और अपने एक्टिविटी को किस तरह से वीवर यूज करते हैं रियल लाइफ में, जैसे बुनकर होते हैं, चटाई बनाने वाले, जो शॉल बनाते हैं वो भी वीवर्स होते हैं, जो पोचमपल्ली साड़ी बनाते हैं वो भी वीवर्स होते हैं। किस तरह अलग अलग कलर को मैच करके एक ब्यूटीफुल साड़ी तैयार करते हैं, मैट तैयार करते हैं, उससे वो रिलेट कराना चाहते हैं कि जैसे आपने किया उस तरह जो वीवर है रियल लाइफ में वो भी इसी तरह से काम करते हैं। मेमोराइजिंग द स्टेप ऑफ द मेकिंग मैट, मेमोराइजिंग से हमें दूर लाना है, नेगेटिव वर्ड है, कट करिएगा, ठीक है। चूज पेपर ऑफ अट्रैक्टिव कलर एंड लर्निंग कटिंग ऑफ ए स्ट्रिप परफेक्टली, यानी आपको चूज करना आना चाहिए। चूज करना यानी आपको किस तरह से कौन सा कलर किसके साथ परफेक्ट बैठेगा, है ना। अब ये नहीं कि ब्लैक और ब्राउन को आपने मिक्स कर दिया, आप देखो कि किस तरह से दो पैटर्न दिखेंगे, दो कलर दिखेंगे अट्रैक्टिव वे में, और किस तरह से परफेक्ट वे में आपको कटिंग करना है, ये भी आपको प्रमोट करना है। यानी A, B and D को किस ऑप्शन में, A, B and D, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। A होगा, B होगा, D होगा, C नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, ईवीएस सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 6 थीम, वाटर, रिलेशनशिप, फूड, ट्रांसपोर्ट, शेल्टर एंड हाउ थिंग्स वर्क। यानी यहाँ पे बोला जाए कि ईवीएस सिलेबस को 6 थीम में डिवाइड किया गया है। बिल्कुल सही है, 6 थीम में डिवाइड किया गया। उसमें से वाटर है ना, वाटर है, रिलेशनशिप सब थीम में आता है, मेन थीम में नहीं आता है। फूड है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, ट्रैवल पढ़ना है, तो यहाँ पे यही गलत हो गया कि यहाँ पे देखिए शेल्टर पर है, फूड है, लेकिन आधा सही है आधा गलत है ये, है ना। देखिए वाटर तो है लेकिन रिलेशनशिप भी सब थीम में आता है, मेन थीम में नहीं आता। और हाउ थिंग्स वर्क नहीं होता, वो है थिंग्स वी कैन मेक एंड डू है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए आया है, इसीलिए आपको 6 थीम याद होनी चाहिए और सब थीम भी याद होनी चाहिए। आप एक बार जाके फिर से रिकॉल करना, ठीक है। अगला है द थीम्स ऑफ ईवीएस आर क्लोज टू द चाइल्ड लाइफ। बिल्कुल सही है, जो ईवीएस का थीम है वो बच्चे की लाइफ से कनेक्ट किया गया है ना, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है और स्टेटमेंट सेकंड सही है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। चलो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसी तरह से एलिमिनेट करके आपको देखना है ना। केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद आंसर दीजिए। स्टूडेंट कंडक्ट सर्वे इन देयर होम। स्टूडेंट एक सर्वे कंडक्ट करते हैं अपने होम, अपने घर में, एंड नेबरहुड में, यानी अपने आस पड़ोस के साथ एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मेंबर एंड अप्रॉक्स अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन ईच फैमिली।
व्हाट स्किल एंड प्रोसेस आर डेवलप्ड थ्रू दिस एक्टिविटी। यानी कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं अपने घर के लोगों के बीच में भी और अपने नेबर यानी अपने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करेंगे सर्वे के थ्रू कि आपके घर में कितने मेंबर हैं और कितना मेंबर कौन सा मेंबर कितना पानी खर्चा करता है और एक मेंबर पर कितना पानी वेस्ट होता है या यूज होता है। आपको ये सर्वे करके आपको नोट डाउन करना होता है। सर्वे करते हैं, आप क्वेश्चन पूछते हैं, उधर से जो आंसर आता है उसको आप अपने नोटबुक में लिखते हैं सर्वे में। तो सबसे पहले आप अपने फैमिली मेंबर में जाओगे। हमारे फैमिली मेंबर में मतलब 4 लोग हैं, एक लोग मान लो एक आदमी 20 केजी पानी एक दिन में मान लो खर्चा करता है, तो 4 लोग कितने खर्चा करेंगे, इस तरह से 80 केजी हो जाएगा। इस तरह से एक सर्वे आप करोगे। ठीक, इसमें कौन सी प्रोसेस स्किल बच्चे की डेवलप होगी आपको पूछना है, यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्वेश्चनिंग एक्सपेरिमेंट तो हो नहीं रहा है। ठीक है, फिर से वही आ गया, हाइपोथेसिस होगा नहीं, प्रिडिक्शन होगा नहीं। यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चनिंग, इन्फरिंग एंड एक्सप्रेशन, यानी बच्चे पहले क्वेश्चनिंग करेंगे, फिर अभिव्यक्त करेंगे, फिर उसका परिणाम लिखेंगे। यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन ईवीएस टीचर। ईवीएस टीचर का एक डिजायरेबल प्रैक्टिस क्या होता चाहिए, है ना, क्या होता है। एड्रेसिंग मल्टी कल्चरल डायमेंशन ऑफ डाइवर्स क्लासरूम, बिल्कुल सही है। एक टीचर का क्या करना है कि हर बच्चा चाहे वो किसी भी कल्चर का हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी डाइवर्स ग्रुप से आता हो, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है और इक्वल वैल्यू देना है बच्चों को। तो ये एक ईवीएस टीचर का ही नहीं, एक हर टीचर का, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसकी ये ड्यूटी है। ठीक है, इनकरेज स्टूडेंट टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली ईवीएस टीचर की अगर हम बात करें तो ईवीएस टीचर क्या करेगा, बच्चों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ईवीएस के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उन बच्चों को इनकरेज करेगा, है ना। तो ये ऑप्शन बेटर है। इससे भी ये माना कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत नहीं है, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन है अगर ईवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये ऑप्शन आपका बेटर है। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 6 थीम, लीनियर अरेंजमेंट नहीं करना है कभी भी। हमको क्या करना है, हमें जैसे क्या है कि स्पाइरल हमने पढ़ा है, डेवलपमेंट क्या है, स्पाइरल है, लीनियर नहीं है। तो क्या होता है, जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो फिर हम पीछे भी तो आते हैं। पीछे क्या होता है, हम प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो लीनियर नहीं करना, स्पाइरल अरेंजमेंट करना है। ठीक है, रिले ओनली इन टेक्स्ट बुक, यानी आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक पर डिपेंडेंट रहना है, बिल्कुल गलत है। यानी ऑप्शन नंबर 2 14 का सही हो गया। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का क्या बोलता है, Which of the following represent the characteristics of an EVS textbook, यानी EVS textbook का characteristics क्या होना चाहिए। It cater the need of a student from the diverse background, बिल्कुल सही है। diverse background के बच्चे की नीड को कैटर करता है, यानी उनके नीड इंटरेस्ट पर काम करता है। ठीक है, It contain true story and incident, ये भी होता है। It present nature and social cultural content in integrated manner, ये भी होता है। It focus on explanation of abstract concept, ये नहीं होता है। तो ये तीनों होता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ईवीएस की टेक्स्ट बुक इस तरह से डिजाइन करती है ताकि वो सब बच्चों की, हर बच्चे की नीड को क्या कर रहे, फुलफिल कर सके। कैटर द नीड ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। अब इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे स्टोरी के थ्रू समझते हैं, कोई जो रियल इंसिडेंट है उसके थ्रू समझते हैं, सोशल कल्चरल जो सोशल कल्चरल बैकग्राउंड है उसको इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाना है, ये ईवीएस का काम है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के ईवीएस के पेडागोजी के कुल 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा वो ईवीएस कंटेंट से आएगा। कुल 15 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो कि ईवीएस कंटेंट से पूछे जाते हैं, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।